नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। मैं क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 6 है, यह दंतरित मुस्कान और फसल, जिसके लेखक नागार्जुन जी हैं। तो उसका मैं आप सबको प्रश्नाभ्यास कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतरुति मुस्कान का कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लिखेंगे, बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। तो हम यहाँ बताएंगे कि बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर है, जिनमें से कुछ अंतर ये हैं। बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, जबकि बड़ों के मुस्कुराने की खास वजह होती है। दूसरा हम बताएंगे कि बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों का मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं करता है। तीसरा हम बोलेंगे, बच्चों को हंसी में निश्चलता होती है, बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट में कृत्रिम भी होती है। क्वेश्चन तीसरा है कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो हम बताएंगे कि कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित हैं। पहला, मृतक में भी जान डाल देती है मुस्कान जो है। दूसरा, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। तीसरा, बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना। और चौथा, स्पर्श पाकर पाषाण का पिघलना। और पांचवा है, तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराना। भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इसका मतलब है, उत्तर प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में ना खिलकर वहीं पे खिल गया हो। दूसरा खा है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि बच्चे के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कठोर प्रकृति वाले भावहीन और संवेदना शून्य व्यक्तियों में भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार कर देता है। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर क्वेश्चन है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो हम क्या बताएंगे कि मुस्कान और क्रोध परस्पर विलोम भाव हैं। मुस्कान से चेहरा आकर्षक, मन में प्रसन्नता और वातावरण में उल्लास भर जाता है। मुस्कान कठोर एवं भाव शून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें पराये को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता होती है, जबकि ठीक इसके विपरीत क्रोध से चेहरा भयानक, मन अशांत और वातावरण तनावयुक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है, लोगों में भय और आतंक उत्पन्न हो जाता है, जिससे गैर तो गैर अपने भी पराये बन जाते हैं। फिर क्वेश्चन 6 है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे कि बच्चों के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं। कई बार इससे कम या अधिक समय भी लग जाता है, सब बच्चों का अलग अलग होता है, परंतु यहाँ माँ उंगलियों से मधुपर्क करा रही है, अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपनी निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। क्वेश्चन 7 है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे कि कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा अपरिचित थे, इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थीं और अपलक कवि को निहार रहा था। बच्चा कहीं देखते देखते थक न जाए ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फेर लेता है, किंतु बच्चा उसे तिरछी नज़र से देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्कुरा देता है। बच्चे की मुस्कुरान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़े में खिल उठे हैं। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया है। यहाँ पे फसल का है एक क्वेश्चन।
कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अनेक लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा बहुत सारे खेतों की मिट्टी के गुण का मिला जुला परिणाम है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। दूसरा क्वेश्चन है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो हम बताएंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक कहा है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।